दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक सिग्नल होता है जो कि कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब खास तौर पे स्टॉक मार्केट में नॉइज बढ़ती है, इंडिकेटर्स फेल हो रहे होते हैं और एक्सपर्ट्स डिवाइडेड रहते हैं, तो ऐसे में एक चीज जो कि रियलिटी बताती है वो है प्रमोटर्स का एक्शन। और जब अगर प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स खरीदारी शुरू कर देते हैं तो मतलब कहानी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे कि इनमें प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ाई है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम चीजें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन के पर्पज से है, यहां पर किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज की और देखते हैं कि प्रमोटर्स इसमें क्या कर रहे हैं। तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज एज अ बिजनेस कंपनी कर क्या रही है, तो इसके मेजर 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। ये बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एश एंड कोल हैंडलिंग, साथ ही साथ क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन एंड विंड एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 3 इनके बिजनेसेस हैं, राइट, एश एंड कोल हैंडलिंग, ग्रीन मोबिलिटी एंड विंड एनर्जी। सो इससे इन तीनों से ये कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो इट इज अंडरगोइंग अ डीमर्जर वाया कंपोजिट स्कीम। ये अपने एक सर्टेन बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं। उसके बारे में हम फिलहाल कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो एश एंड कोल हैंडलिंग सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है। साथ ही साथ इसकी CAGR ग्रोथ रेट रही है करीब 43% के आसपास एंड FY 2021 से करीब करीब 5 टाइम्स यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एश यूटिलाइजेशन ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर बुक भी है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। अब अगर हम ध्यान दें तो रीसेंट क्वार्टर में जो भी हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पिछले सितंबर 2025 में करीब 53.33% थी, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 55.80% हो चुकी है। अब यहाँ पे हम FIIs कितने हैं, DIs कितने हैं और पब्लिक कितने हैं ये डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो का पर्पज हमारा यहाँ पे आपको ये समझाना है कि जनरली प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग्स को क्यों बढ़ाते हैं और किन सिचुएशंस में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल रीजंस में एक रीजन हो सकता है कि जैसा कि हमने देखा कंपनी पहले एश एंड कोल हैंडलिंग में थी, उसके बाद ये बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के साथ ही साथ बिजनेस एक्सपेंशन करने का भी प्लान किया इन्होंने और फिर यहाँ पर डीमर्जर भी करने का इनका ओवरऑल प्लान है। इसके साथ ही साथ कैश फ्लो इंप्रूवमेंट का भी यहाँ पे स्कोप देखने को मिल रहा है। अब प्रमोटर्स बाई करते हैं किसी कंपनी में डज नॉट मीन कि प्राइस मूवमेंट ही होगा, ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, ना कि जस्ट बाइंग इटसेल्फ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ रिफेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। जून 2025 में 53% तो थे यहाँ पे प्रमोटर्स, बट 5% की प्लेजिंग हो रखी थी और रीसेंट क्वार्टर के डाटा के हिसाब से दिसंबर 2025 में यहाँ पे आप देखिए तो करीब करीब 55.80% प्रमोटर्स तो हैं, लेकिन प्लेजिंग 16% के आसपास हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जस्ट बिकॉज कि एक डाटा हमें कुछ सिग्नल दे रहा है डज नॉट मीन कि हम बाकी डाटा पर ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। ये कंपनी है बजाज कंज्यूमर लिमिटेड। अब यहाँ पे ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर के हिसाब से जो CPI इन्फ्लेशन डाटा है पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें तो 4.26% से ऑलमोस्ट 0.71% के आसपास हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन में कहीं ना कहीं से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन घटता है तो प्रोडक्ट्स के दाम घटते हैं, वैसे कम होते हुए तो मैंने नहीं देखे, आप लोगों ने देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट इन बुक्स इन थ्योरी जब इन्फ्लेशन घटता है तो प्रोडक्ट्स के रेट भी घटते हैं और साथ ही साथ कंजम्पशन बढ़ता है। वही डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखें तो नेट सेल्स जो है रीसेंट क्वार्टर के हिसाब से
17% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ एबिटा यहाँ पे करीब करीब 49% से ग्रो कर रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 34% के आसपास से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर एज पर द लेटेस्ट Q3 FY 2026 रिपोर्ट्स। अब जो यहाँ पे पहला कॉलम देख रहे हैं FY 2025 था, ये Q3 FY 2026 है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो रीसेंट क्वार्टर डाटा के हिसाब से ये अपनी शेयर होल्डिंग आज से नहीं पिछले 1-1.5-2 साल से बढ़ाते हुए आ रहे हैं। प्रमोटर्स 42.97% हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं FIIs भी हैं, DIs भी हैं और 32% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अब बजाज कंज्यूमर केयर, ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्या एक भी प्रोडक्ट आपको मालूम है? क्या एटलीस्ट आपने कभी ना कभी बचपन में तो देखा होगा बजाज आलमंड ड्रॉप्स? कमेंट करके बताइएगा। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं, किसी स्टॉक की इनफैक्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंडरलाइंग बिजनेस की एनालिसिस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कब से कंपनी काम करते हुए आ रही है, तब हम फिर एनालिसिस करते सकते हैं ओवरऑल सेल्स का, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, FMCG बिजनेस जो होता है वो जनरली इन जनरल कंज्यूमर स्टिकीनेस एंड कैश फ्लो स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो हमने देखा है, पिछली वीडियोज में भी हमने देखा है कि जो कंपनियां खासतौर पे कंज्यूमर बिजनेस से, FMCG सेक्टर से बिलोंग करती हैं, वो मार्केट डाउन टाइम में भी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है। तो प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है तो मतलब सेल्स रहता है, सेल्स रहता है तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी रहती है एंड कैश फ्लो की भी गुंजाइश वहां पे रहती है। ऐसे में प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ना इंडिकेटिव है कि मैनेजमेंट को मीडियम टर्म रिकवरी पर कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एनालिसिस है, मार्केट डायनामिक्स कई सारी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ट्रम्प साहब कभी भी आकर उठकर कुछ भी बोल दें तो मार्केट भाई उसको बुरा मान जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे तीसरी कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, अदानी पोर्ट्स। अब इनका ध्यान दीजिए तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू करीब करीब 24% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी करीब 18% के आसपास से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। इनके ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट्स आप देखिए कि बिजनेस सेगमेंट्स क्या हैं, साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं एंड इसके साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स इनके क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी के दो डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है ऑर्डर बुक। जनरली जो इस तरह की कंपनियां होती है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान्स की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि पोर्ट्स हैं इनके पास, तो फिजिकल कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ कंपनीज के ओवरऑल ऑर्डर बुक्स की स्थिति क्या है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में 61% प्रमोटर्स थे इसमें। अब रिसेंट डाटा के हिसाब से ये पिछले क्वार्टर 65% के हिसाब से यहाँ पे 68% हो चुके हैं दिसंबर 2025 के डाटा में। पब्लिक केवल और केवल 5% के आसपास है। यहाँ पे करीब 26-27% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ये जो अदानी पोर्ट्स है, राइट, पॉलिटिकल डिस्कशंस अपनी जगह, बट डाटा के हिसाब से क्या, डाटा क्या कहता है, भारत का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट्स ऑपरेटर है, ये फैक्ट है, राइट। अब इसके साथ ही साथ प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट 2023 से क्यों बढ़ा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग इसके ओवरऑल बिजनेस की एंड इसके साथ ही साथ बिजनेस विजिबिलिटी स्ट्रांग होना। बिजनेस विजिबिलिटी का मतलब फ्यूचर में अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई कर रहा है तो उसको पता रहेगा, राइट, कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा हूँ, मैं पोर्ट्स इतने सारे क्यों बना रहा हूँ, तो उसको पता होगा कि ये सर्टेन पोर्ट है, यहाँ पर सर्टेन कार्गो शिप्स आएंगी और उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये जब विजिबिलिटी है किसी चीज़ की और ये प्रमोटर्स को भी पता है, तो क्या प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे नहीं बढ़ाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि पोर्ट पर कार्गो के वॉल्यूम्स ओवरऑल बहुत ग्रो किए हैं पिछले कुछ समय में और साथ ही साथ भारत का ओवरऑल लॉजिस्टिक्स हमें एक्सपेंशन मोड में देखने को मिल रहा है पिछले 1-2-3 सालों में एंड इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन भी हमें देखने को
मिल रही है अदानी पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, सो जब भी हम एनालिसिस करते हैं और वहां पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्यों बढ़ रही है ये देखते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता तो जरूर है, लेकिन गारंटी वहां पर नहीं होती है प्राइस मूवमेंट की। ये बात ध्यान में लेके चलनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ये सवाल हो सकता है कि सर कैसे हम भी पता करें ऐसी कंपनियां जिनमें की प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ी है रिसेंटली। तो सिंपल सा स्क्रीनर पे जाइएगा आप, वहां पे आप चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 2% एंड चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 6% या लेस देन 10% बेस्ड ऑन योर नीड्स आप कर सकते हैं। जनरली प्रमोटर शेयर होल्डिंग 15-20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, ये थोड़ा सा डाटा जो है मेरे को सही नहीं लगता। तो आप यहाँ पर चेंज इन प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 2%, यानी कि पिछले 1-2 क्वार्टर में एटलीस्ट 2-3-4% से प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर बढ़ी है तो वहां पर स्टडी का स्कोप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 69 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं। तो ऑल इन ऑल प्रमोटर शेयर होल्डिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर तो होता है, बट गारंटी प्राइस मूवमेंट की नहीं होती है, इस बात को ध्यान में लेके चलना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये एनालिसिस का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपकी क्या राय है, किस तरीके की हमें एनालिसिस करनी चाहिए, आप वो कमेंट करके जरूर से जरूर बता सकते हैं हमें। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।